हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स फिजिक्स क्लास। मैं हूँ देवोश्री और हम कर रहे थे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स दैट इज ग्रुप ए में हम लोगों का सेकंड टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स क्लास में कराए थे। मैंने न्यूटन्स मोशन आप लोगों को समझाया था और मैंने कुछ होमवर्क्स दिया था। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आगे का वीडियो बनाने वाली थी सूडो फोर्स, फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज का, लेकिन मैं वो आप लोगों को नहीं देने वाली आज, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। जब तक कोई भी एक टॉपिक में काइनेमैटिक्स में से आप पकड़ सकते हो 20% आप लोगों का इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स में से आने वाला है। तो अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्री बॉडी डायग्राम है बेसिक, एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन, ये सब के प्रॉब्लम्स आप तभी कर पाएंगे जब आप ये सारे प्रॉब्लम्स में आपका हाथ आ जाएगा। मैं बहुत सारे बच्चों को देखी हूँ जो असाइनमेंट करके मुझे आंसर्स भेज रहे हैं और कुछ लोगों के करेक्ट है डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स है। देखो, सिली मिस्टेक्स मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं 2 की जगह पे 4 लिख रही हूँ, वो है सिली मिस्टेक। उसका ज़माना कब का चला गया है। आई एम जस्ट सेइंग दैट यहाँ पे सिली मिस्टेक्स मतलब जो चीज़ें आप लोगों को पता है उन चीज़ों में आप गड़बड़ करते हो, आप उस चीज़ पे डीपली नहीं सोचते। मैंने आपको फर्स्ट डे में ही बोला था कि फिजिक्स को फील करके पढ़ो। सबसे पहले आते हैं आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन, आप लोग अच्छे से हो। मेरा थोड़ा तबीयत उतना ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं देख के मुझे बुरा लगा कि हाँ ठीक है, मैंने इतना सारा थियरी पढ़ाया है, शायद आप लोग ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब फिजिक्स पढ़ाते हैं डायरेक्ट थियरी पढ़ाते हैं, थियरी के बाद 1-2 सम्स कराते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि मोर एंड मोर न्यूमेरिकल आप लोग करो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा कॉन्सेप्ट। जब तक ऐसा दिन नहीं आता कि मैं देखती हूँ कि आप लोगों का न्यूमेरिकल सब करेक्ट है, आई थिंक तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जा सकती। मैम आप बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो। मैंने 25 का टाइम दिया है ना, 25 डेज का टाइम दिया है ना मैंने, मतलब 17 जुलाई में मैं सब खत्म कर दूंगी, मैंने बोला है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 जुलाई, इससे देर नहीं होगा। एंड बाय द वे आप लोगों का एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाला है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, सो आई डोंट थिंक सो कि जुलाई के 15 या 16 या 20 कुछ एग्जाम होने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं कि आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाओ। ऐसे जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म करना है, आज ये हो गया है, कल सूडो फोर्स करना है, उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन करना है, ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दीबाजी नहीं करना है, चीज़ को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझना है। अगर मुझे ये दिखता कि एटलीस्ट 50% ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर असाइनमेंट का, तो शायद आज मैं वो 3 टॉपिक्स कराती। लेकिन मैंने देखा एक 30% ऑफ माई स्टूडेंट्स ओनली हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों का अप्रोच गलत नहीं है, अप्रोच सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों का कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक पेड क्लास लेने वाली हूँ। मैम आपने तो बोला था क्लासेस सब फ्री होगा, सारे क्लासेस फ्री ही होंगे, मेरे सारे वीडियोस मैं आपको फ्री में ही देने वाली हूँ, लेकिन आई थिंक आई स्टार्ट विथ लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में मैं फीस लेने वाली हूँ 250 रुपीज़ पर पर्सन। आई गेस ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं जहाँ पे आप डाउट्स को मैं एक्सप्लेन करूँ, लाइव हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आई नीड 250 रुपीज़ पर पर्सन। जो लोग रेडी हैं मुझे बोल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे क्लास चला सकते हैं जैसे हम चला रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं आपका डाउट ऐसे वीडियोस में क्लियर कर पाऊँगी। और लाइव क्लासेस कराने के लिए मुझे खुद यूट्यूब को कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आई वॉन्ट, बिकॉज मैं खुद से मैं आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैं फ्री में ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास करूँ, वो भी फ्री में करूँ,
जिसकी वजह से मुझे अपने पैसे यूट्यूब को देना पड़े आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस बनाने के लिए. दैट इज़ नॉट फेयर, राइट? नॉट फेयर. सो 250 रुपीज़ पर पर्सन मैं लाइव क्लासेस करूँगी जहाँ पे मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ. कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी, लाइव. इफ़ एनीबडी इज़ रेडी आप लोग मुझे बोल सकते हैं. अगर नहीं, हम वीडियो में वापस चलते हैं. हम हर दिन जैसा वीडियो देख रहे हैं वैसा ही देखने वाले हैं. लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों को एक अराउंड 10 न्यूमेरिकल्स देने वाली हूँ. कुछ अगर प्रॉब्लम होता है आप मुझे बोलिए. मैं आप लोगों को झट से कल से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेरा तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं है. सो मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ. डोंट वरी, मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा वीक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ. तो देखते हैं. आज मैं थोड़ी लो हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए. या चलते हैं फर्स्ट असाइनमेंट के प्रॉब्लम में. एक कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाऊँगी, दैट इज सूडो फोर्स. मैं आपने तो कल बोला उतना ही नहीं है, सूडो फोर्स एक बड़ा टॉपिक है. तो मैं आज ये समझाने की ट्राई करती हूँ आप लोगों को. सूडो फोर्स मतलब इमेजिनरी फोर्स. एक रिविजन करते हैं क्विक सा. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. आई थिंक आप लोगों को अभी समझ आ गया कैसे करते हैं. कल हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का बोलता है एक बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने वाला है. कोई बॉडी अगर मोशन में है मोशन में रहने वाला है जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना दें. एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये नहीं है कि मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है मुझे जाके उस बॉडी को पुश करना है तो ही वो स्टॉप हो जाएगा. कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है. सपोज एक बॉडी मोशन में है लाइक द बॉल, अगर उसको स्टॉप करना है मुझे खुद नहीं जाना पड़ेगा. ग्रेविटी इज ऑल्सो अ फोर्स. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए हम लोगों को उस बॉडी के ऊपर जितने सारे फोर्स है वो पता चलना चाहिए. आई गेस आज मैं थियरी पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब तबीयत उतना ठीक नहीं है. मैं आज जाती हूँ न्यूमेरिकल्स में ही, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी मैं आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दूँ. आई एम सो सॉरी. हाँ, लाइव क्लासेस के लिए इट्स 250 पर पर्सन. इफ़ एनीबडी इज़ रेडी तो आप मुझे बता सकते हैं. सो चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम में. बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम करेक्ट किया है लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम का एक गलती हुआ है. मैम क्या गलती मैम? 37 डिग्री में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए. हमेशा याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा जब तुमको ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे 3 तरह का एंगल्स देने वाले हैं. इधर 15 डिग्री या तो फिर 37 डिग्री या तो फिर 75. कहीं पे लिख लो. टेक ए पेन एंड ए पेपर. कहीं पे लिख लो. मैं पहले बोलती थी टेक ए स्क्रीनशॉट. आजकल मैं बोल रही हूँ एक पेन एंड पेपर लेके आओ क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ. और आई गेस मैं जो बोलती हूँ उसको लिखना इज़ बेटर देन स्क्रीनशॉट लेना. नहीं तो आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हो, जो मुझे आप लोगों के सोल्यूशन से पता चल रहा है. सो टेक ए पेन एंड ए पेपर. डोंट वरी, आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करोगे. एग्ज़ाम से डरने का कुछ है नहीं. फिजिक्स को लेके कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए. लेकिन फिजिक्स को समझो. बिना फिजिक्स को समझे आप फिजिक्स नहीं कर सकते. ठीक है. 37 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, दिस आर द मोस्ट कॉमन. इसके बाहर और कोई एंगल नहीं आएगा. स्टैंडर्ड एंगल्स आ सकते हैं 30, 60, 90 जो आप लोगों ने पढ़ा है. 45, 0, 180, 360, ऑल दिस आर. 270 है तो 180 माइनस, मतलब एग्जैक्टली जो भी ये पूरा टाइप ऑफ है ये सब आप लोगों को पता चल रहा है. स्टैंडर्ड एंगल्स उसको छोड़ के 15 डिग्री, 37 डिग्री, 75 डिग्री, ये तीनों एंगल्स में से ही होगा हमेशा. देखते हैं 37 डिग्री कैसे करते हैं. उसके बाद आप लोग सोचो कि 15 डिग्री और 75 डिग्री को आप ऐसे लेके आ सकते हो कि नहीं. देखते हैं. 37 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया. ऐसा ही है ना ये ट्राइंगल. ये ट्राइंगल इसी की तरह दिख रहा है ना. यहाँ पे 37 डिग्री है. क्या ये ट्राइंगल को मैं ये मेजरमेंट दे सकती हूँ? देखो, ऑलवेज रिमेंबर
37 डिग्री का ट्राइंगल जो कि इस तरफ थीटा इज इक्वल टू 37 है और यहाँ राइट एंगल है, इसका मेजरमेंट्स हमेशा ऐसा होगा 435, दैट इज 3 4 5, 3 हमेशा बेस पे छोटा वाला साइड, 4 परपेंडिकुलर, 5 हाइपोटेनस। देखते हैं इज दिस करेक्ट। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ होना चाहिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is 4 square plus 3 square, that is 16 plus 9 exactly 25 equal to 5 square. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है इसमें। ये एक मेजरमेंट करेक्ट है 3 4 5। ये कैसे किया मैंने आपने समझा। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके मैंने चेक किया अगर मेरे 5 4 3 के मेजरमेंट करेक्ट है। यहाँ पे क्यों, अगर मैं 4 बिठाती, यहाँ पे मैं 3 बिठाती, तो फिर 4 स्क्वायर विल नेवर बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप समझ रहे हैं। 5 हमेशा हाइपोटेनस, ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बेस हमेशा सबसे छोटा साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो 3 इधर 4। हमेशा याद रखो 37 डिग्री के ट्राइंगल का वैल्यूज होगा 3 4 5। इससे क्या होता है, हमको निकालने में इजी होता है। हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ, सम पीपल हैव, दैट इज साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू पीपल हैव, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव 4 बाय हाइपोटेन्यूज 5, दैट इज sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 4 बाई 5। कितना इजी। कर्ली ब्लैक हेयर, दैट इज cos 37 डिग्री इक्वल टू b बाई h। कर्ली ब्लैक हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, मैंने पहले ही बोला था। तो 37 cos 37 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ बेस मतलब 3, हाइपोटेनस मतलब 5। टैन भी ऐसे लिखता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। सो ऐसे मैं सारे एंगल्स निकाल के लेके आ सकती हूँ, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो भी है। तो 37 डिग्री एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर प्लीज लिख लीजिए कॉपी में, तो भी शायद आप लोगों को याद रहेगा। पॉज करके लिख लीजिए। 37 डिग्री मतलब हमेशा 3 4 5 ऐसे याद रखो। 37 3 4 5। 3 होगा बेस सबसे छोटा साइड, 4 होगा परपेंडिकुलर, 5 होगा हाइपोटेन्यूज। ये याद रखो बिकॉज मैक्सिमम टाइम 37 ही आते हैं। ऐसे दोनों होते हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए भी ऐसे थोड़े मेजरमेंट्स है, तो मैं इवेंचुअली कराते कराते आप लोगों को बोलूँगी। ओके, आई होप यू हैव टेकन दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सबसे पहले आता है ये प्रॉब्लम में, इसमें हम लोगों का m है, इस तरफ फोर्स है, दैट मीन्स ये मास नीचे गिर रहा है। ओके, 37 डिग्री एंगल है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है क्या, mg। यस मैम, हमेशा सरफेस के साथ नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। ओके यस मैम, ये होता है हम लोगों का x एक्सिस, y एक्सिस, तो दिस विल बी, ये 37 तो ये भी 37, दिस इज mg cos 37 डिग्री, दिस इज mg sin 37 डिग्री। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स। ओके, दिस नॉर्मल फोर्स n इज इक्वल टू mg cos 37, जो भी इसके पैरेलल ऐसे, अगर n ऐसे है और mg ऐसे है तो n विल बी इज इक्वल टू mg। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती किया है, मैंने देखा है। लेकिन हमेशा mg का भी इस डायरेक्शन में होता है, नहीं, mg हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, हमेशा डाउनवर्ड। तो दिस विल बी mg साइन थीटा और कॉस थीटा और व्हाटएवर, जिस तरफ थीटा है वो है कॉस, तो इस तरफ थीटा है तो ये डेफिनेटली साइन कॉस थीटा, mg कॉस थीटा होने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों ने क्या गलती किया है, ये अगर एक सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे अगर n है, नीचे की तरफ mg हमेशा नीचे की तरफ होगा, n हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा।
तब आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एम जी। लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी आप नहीं लिख सकते, जो भी n के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वही n का इक्वल होगा। जैसे n इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 डिग्री, n इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने बोला था अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स n माइनस एम जी कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट इज n इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 डिग्री। n इज इक्वल टू m क्या है 10, g क्या है 10, ऑलवेज g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉस 37 कितना है 3/5, अभी हम लोगों ने यहां से निकाला है। ओके अभी हमने यहां से निकाला है, यहां से एग्जैक्टली। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 60 न्यूटन। Normal force is equal to 60 Newton. Normal force is equal to 60 Newton. This is the answer. F का कोई ज़रूरत ही नहीं था। हमको अगर बोलते एक्सेलरेशन निकालने के लिए तब हम क्या करते, तब F की ज़रूरत पड़ती। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको अभी दे रही हूँ फाइंड A। मोशन किस तरफ हो रहा है, फोर्स किस तरफ है, इसको हम किस तरफ धक्का मार रहे हैं, इस तरफ, फोर्स इस तरफ है, दैट मीन्स ये ब्लॉक इस तरफ गिरेगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इस तरफ होने वाला है। दैट मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसीलिए हम अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0 लिखे हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं, हम एम ए लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ एफ, सी योर डायग्राम, पॉज द वीडियो एंड सी योर डायग्राम, एफ प्लस एम जी साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। 0 नहीं होगा, अब एम ए होगा, क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स जो भी जब एक्सेलरेशन हो रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का नेट फोर्स विल बी इज इक्वल टू एम ए। कल हमने देखा था F इज इक्वल टू एम ए। एफ मतलब ये F नहीं, F यहाँ पे मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो F प्लस F कितना दिया हुआ है 10, mg कितना दिया हुआ है, ये आपके होमवर्क में नहीं था, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्स्ट्रा करके मैं करा रही हूँ आपको समझाने के लिए। मास दिया हुआ है 10, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन 37 हम लोग निकाले हैं 4/5। हमेशा उसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल याद रखो, 5 3 4 3 4 5। ओके सो so this will be 10 plus 10 into 10 sin 37 4/5 equals to m had 10 into a, so a becomes, this is 5 2s are 10 and this is 40, that is 50/10, that is a is equal to 5 meter per second square. This is A. पॉज करके एक और बार सोचिए, सेम प्रॉब्लम्स को आप फिर से रिपीट करके कीजिए तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगा। फर्स्ट डे से जो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ उसी को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़ बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को एक MCQ दिया था, which among these is described in classical physics? Okay. Motion of a cricket ball. आप लोगों को पता है क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्या है? There are two kinds of physics. One is atomic physics, one is classical physics.
क्लासिकल फिजिक्स मतलब कोई भी बड़ा चीज, मतलब एटॉमिक लेवल से सोचो। एटॉमिक फिजिक्स क्या होगा? एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वांटम थ्योरी, वेव, ये सब हो गया है तुम लोगों का एटॉमिक फिजिक्स। जो हम एटॉम्स के, जब हम एटॉम्स, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी, जो हम देख नहीं सकते, वैसे अगर हम एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करें, वो सब होता है एटॉमिक फिजिक्स। उसको छोड़ के हम कोई भी फिजिक्स का बात करें, मोशन, रिलेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, एटॉमिक फिजिक्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम और उसके अंदर की चीजों को छोड़ के हम कुछ भी फिजिक्स का बात करें, वो होगा क्लासिकल फिजिक्स। कीप इन माइंड, लिख लो ये चीज। क्लासिकल फिजिक्स मतलब कोई भी चीज जो एटॉमिक फिजिक्स में ना आता हो। एटॉमिक फिजिक्स मतलब एटॉम्स और उसके अंदर की चीजों के बारे में डिस्कस करना या फील करना। Which among these is नीट का क्वेश्चन है, which among these is described in classical physics? मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल, डेफिनेटली मैंने बोला एटॉम और उसके अंदर की चीजों को छोड़ के कुछ भी हम डिस्कस करें, दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये दोनों ही एटॉमिक क्लासिकल फिजिक्स है। हाइड्रोजन एटॉम बोली ना, एटॉम आएगा तो एटॉमिक फिजिक्स। न्यूट्रॉन चेंजिंग टू प्रोटॉन, मैंने क्या बोला था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम, उसके अंदर की चीजें, उन सब चीजों को छोड़ के, वो सब चीजें हैं एटॉमिक फिजिक्स। उन सब चीजों को छोड़ के कोई सा भी फिजिक्स का टॉपिक आता है, सारे है क्लासिकल में, क्लासिकल फिजिक्स। तो दिस बोथ आर द आंसर्स। ओके, नीट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये एनडीए और जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। ओके, इसमें हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक 1 kg का, एक और 1 kg का। किसी ने, सारे लोगों ने मुझे बस 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं, इसका सोल्यूशन किसी ने भी नहीं दिया। क्यों? इतना टफ था क्या? हाँ मैम, टफ नहीं था। आप लोगों को मैंने बोला थोड़ा सोचो सोचो, सोच के करने की कोशिश करो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? देखो तो ऐसे देखने की कोशिश करो। इज दिस 90 डिग्री? इज दिस 90 डिग्री? यस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे दिख रहा है अभी आप लोगों को? यस, वेरी गुड। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मेजरमेंट इसका दिया हुआ है 3, 4, 5। वेरी गुड। कंफ्यूजन करने के लिए, ये सब क्यों? कंफ्यूजन करने के लिए आप लोगों को। कभी भी ऐसे प्रॉब्लम पुली का, फोर्स का, जिसमें आपको बोल रहे हैं फाइंड एक्सीलरेशन, ऐसे सारे कितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाए, आप कभी भी ये मेजरमेंट्स की तरफ मत जाइए। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए रहते हैं। 1 kg। अभी हमारा काम सबसे पहले क्या है, वैसे अप्रोच करने का ट्राई करो। मैंने क्या बोला था? पुली हो, कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो, ऐसे मास हो, सरफेस में कुछ भी हो जाए, सबसे पहला काम क्या होता है? फोर्सेस को लिखना। सो सबसे पहले हम फोर्सेस लिखने वाले हैं। जस्ट लिखो फोर्सेस। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? mg। m का वैल्यू है 1 kg, दोनों तरफ देख पा रहे हैं। तो हम पहले मैं mg ही लिखने वाली हूँ, बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। mg कूल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया। ओके, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये अगर 90 डिग्री है, मतलब ऐसे देखो ट्राइंगल, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5। हाइपोटेनस इज 5, परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो दिस एंगल्स बिकम हाउ मच? 37 डिग्री। पहले वाले प्रॉब्लम में एक बार रिवाइंड करके देखो। सो दिस इज हाउ मच? 37 डिग्री। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ दैट दिस इज
हमेशा इस तरफ होता है एम जी कॉस थीटा। अभी तक आप लोग जान गए होंगे थीटा इज 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 5 है। और अभी अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा है जो कि है कि जब भी 37 डिग्री होता है उसमें बेस होता है 3 मीटर, परपेंडिकुलर होता है 4 मीटर, हाइपोटेन्यूज होता है 5 मीटर। इसको आप ऐसे देखो ट्रायंगल को, ठीक है। तो इस तरफ थीटा होगा, इसीलिए यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, ये थीटा है। इस तरफ थीटा होगा उल्टा साइड, यहाँ पे थीटा है इसीलिए ये एम जी साइन थीटा। मैम सरफेस के साथ एन, ओके सरफेस के साथ एन, सरफेस के साथ एन। एक थप्पड़ मारूंगी अगर ये पूरा कभी भी किया गलती। मैंने देखा एक स्टूडेंट ने किया है ऐसा गलती, एक मारूंगी अगर ऐसा गलती किया। डायरेक्टली इस डायग्राम में आओ। कभी भी यहाँ पे एन लगेगा क्या? यहाँ पे देख रहे हो ना कि पुली सिस्टम है, पुली स्ट्रिंग, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। जब भी स्ट्रिंग सिस्टम होगा तब सपोर्ट के साइड क्या जाएगा? टी, टेंशन फोर्स ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द सपोर्ट। एम जी इस तरफ भी एम जी, ओके। इस तरफ एम जी कॉस थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा। फिलहाल के लिए थीटा इज 37, एम इज 1 kg। अभी तक मैं बस एम जी लिख रही हूँ, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। इस तरफ होगा एम जी कॉस थीटा क्योंकि दिस इज 37। बेसिक मैथमेटिक्स है, आपका मैथ्स वीक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एम जी साइन थीटा, दिस इज योर डायग्राम। सबसे पहले नीचे की तरफ एम जी, सपोर्ट की तरफ टेंशन फोर्स। थीटा निकाल लिए है 37 विथ 3, 4, 5 जैसे हम पहले किए थे। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? ये वाले कॉन्सेप्ट से फिर उसके बाद एम जी को रिजॉल्व किया, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मूवमेंट कौन से साइड में हो रहा है, नीचे की तरफ, इस तरफ हो रहा है, इस तरफ भी हो। किस तरफ होगा मैम? इधर इस तरफ होगा। आपको डायग्राम इसका सबसे पहले अच्छे से समझना है, अच्छे से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये एक पुली है, पुली है फिर भी बच्चों ने क्या किया है? एन लगाया है। पुली में एक थप्पड़ घुसा तो दूंगी। पुली में एन होता है क्या कभी भी? टी होता है टेंशन फोर्स, हमेशा टुवर्ड्स द सपोर्ट। ये दोनों 1 kg है, बाद में लिखते हैं। दिस इज 37, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये साइड है 5, इसीलिए ये है एम जी, ये है 37 डिग्री उस कॉन्सेप्ट से जो पहले वाले प्रॉब्लम में किया। दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा, here it is mg cos theta because this is theta। मैम 37, अभी मैं थीटा लिख रही हूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ थीटा इज 37 डिग्री, m इज इक्वल टू 1 kg, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज mg साइन थीटा। लिख लो डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर। टेंशन, क्योंकि ये पूरी सिस्टम है, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सपोर्ट। अभी आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा है। पहले हमने देखा कि जब भी 37 डिग्री एंगल होता है तब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हाइपोटेनस होता है 5, बेस होता है 3, ये होता है 4, तो ये एंगल हमेशा 37 डिग्री होगा। सेम वे में अगर मैं इसको उल्टा देती हूँ तो ऐसा ट्रायंगल हो जाता है। देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ऐसे सोचो ना, इस वाले ट्रायंगल को मैंने ऐसे कर दिया, देखो ट्रायंगल की तरह लग रहा है, तो सेम यहाँ पे है। तो डेफिनेटली ये अगर 90 डिग्री, जैसे ये अगर 90 डिग्री है तो ये है 37 ऑपोजिट। ये अगर 90 डिग्री था मेरा ऐसे करने से तो ये है ऑपोजिट, ये होगा 37 डिग्री। ये है थीटा जो है 37 डिग्री, ये है एम जो 1 kg, ये है 37 तो ये भी 37, ये है 37 तो ये भी 37। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। नाउ मोशन किस तरफ होगा?
दोनों साइड हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। मैं लिखूंगी एम ए प्लस एम ए, क्योंकि दोनों साइड मोशन हो सकता है, बोथ साइड्स मोशन कैन बी ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ क्योंकि पुली है, मैं स्ट्रिंग को इस तरफ खींच रही हूँ तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ खींच रही हूँ तो इस तरफ जाएगा, दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है। एम ए प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस ऑपोजिट साइड्स टी, ऑपोजिट साइड ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, प्लस टी, दोनों टी ऑपोजिट साइड, माइनस, देखो यहां से स्टार्ट करो, प्लस एम जी साइन थीटा, इसका एरो इस तरफ है, इसका एरो इस तरफ है, माइनस टी, इसका एरो फिर से इसका ऑपोजिट है, ये अगर माइनस है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस टी, ये इसका एरो इस तरफ है, ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ है, माइनस एम जी कॉस थीटा। समझो 2ma इज इक्वल टू साइन थीटा मतलब क्या है, एम जी साइन 37 डिग्री, क्योंकि थीटा हम लोग को मिला 37, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, माइनस एम जी कॉस 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री हमको क्या मिला, सम पीपल हैव 4/5 यहाँ से, इसलिए बोला था ये लिख के रखो, साइन 37 डिग्री 4/5, सो 2ma is equal to 4/5 mg माइनस cos 37 डिग्री 3/5। पहले के प्रॉब्लम में जाओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है 3/5 और 4/5 कहाँ से आया है, m कॉमन लो इन दोनों में से, तो m कट जाएगा, ये m और यहाँ का कॉमन वाला m, 2a इज इक्वल टू 1/5g, m कॉमन ले लिया, ये वाला m कॉमन वाला m और ये वाला m कैंसिल किया, सो रिमेनिंग 2a इज इक्वल टू एलसीएम लेके 4 - 3 1, 1/5g, a इज इक्वल टू g बाई 5 2 10, 10 आंसर। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से भी ज़्यादा इट्स बेटर अगर आप लोग करो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। A constant force F is equal to m2g by 2 is applied on a block of mass m1। अच्छा पहले ये क्वेश्चन लिखो, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करो तो समझ आएगा। आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ दिस डायग्राम। एक मास है m1, एक मास है m2, दोनों फिर से पुली में लगा है पहले वाले प्रॉब्लम जैसे, लेकिन ये एक प्लेन सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस, तो पुली की तरफ T है, जैसे हम लोगों ने देखा कभी भी T होगा सपोर्ट की तरफ, फोर्स इज अप्लाइड दिस साइड, फोर्स इज F का वैल्यू दिया है m2g/2, m1 के लिए m1g, m2 के लिए m2g। आई होप यू हैव टेकन द डायग्राम। अभी डायरेक्ट प्लीज लिखो, स्क्रीनशॉट मत लो, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो m1 m2 m1g m2g, t सपोर्ट किस तरफ जा रहा है, ये t और ये t, फोर्स इस तरफ है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, दोनों मास इस तरफ जा रहा है, F का वैल्यू दिया है m2g/2। अभी हम लोगों को पता है कि सी और डायग्राम, नीचे का जो m2g है दैट इज इक्वल टू t, और कोई भी स्ट्रिंग का t बराबर सेम होता है,
m1 के लिए भी जो t है m2 के लिए भी सेम t का वैल्यू, दैट इज t का वैल्यू है m2g. f is given as m2g by 2, right? It is already given. अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, m1 plus m2 into a, टोटल मास into a. याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू ए, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन जिस भी तरफ हो इज इक्वल टू टोटल फोर्स. सो एम नेट है एम वन प्लस एम टू इंटू ए, एम वन प्लस एम टू मतलब टोटल मास ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम. सो एम वन प्लस एम टू इंटू ए इज इक्वल टू, फोर्स क्या क्या हो रहा है, एक फोर्स है नीचे की तरफ से निकलो, अभी नीचे का मैं लेती हूँ m2g पॉजिटिव, ऊपर t है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे पहले वाले सम में क्या ऑपोजिट साइंस, नीचे है m2g, ऑपोजिट डायरेक्शन में t है इसलिए माइनस t. अभी माइनस t मतलब t का वैल्यू क्या है, अच्छा माइनस t. उसके बाद नेक्स्ट एक और वैल्यू आता है पूरे सिस्टम के लिए, याद रखो पूरा का पूरा सिस्टम के लिए तुम्हारा t का वैल्यू सेम होने वाला है. सो माइनस t प्लस f, क्योंकि f इस तरफ है, माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए. अभी m2g माइनस t का वैल्यू क्या है m2g प्लस f का वैल्यू क्या है m2g by 2. m2g cancel, this is m1 plus m2 into a is m2g divided by 2 into m1 plus m2. सिंपल. क्या किया मैंने, सिस्टम में नीचे की तरफ था m2 का ग्रेविटेशनल फोर्स था m2g, वहाँ पे t था, t का वैल्यू मैंने लिख लिया m2g. करेक्ट. पूरे सिस्टम में हमेशा t का वैल्यू सेम ही रहता है, जैसे t ही रहेगा, तो t का वैल्यू अगर m2g है, पूरा सिस्टम में t का वैल्यू m2g ही रहने वाला है. मास बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो है जिस तरफ फोर्स है, दैट मीन्स t मुझे बस एक बार लिखना पड़ेगा. अगर t कोई भी डायरेक्शन में, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में t कोई भी डायरेक्शन में फ्लो किया, इस तरफ भी मास गिर सकता है, इस तरफ भी गिर सकता है, इसलिए मैंने t को दो बार लिखा, कोई भी साइड में गिर सकता है. अगर सिर्फ इस तरफ गिरता तो मैं बस एक बार t लिखता, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, टोटल मास इंटू ए, दैट इज एम ए, बड़ा एम ए लिख सकते हैं, बड़ा एम मतलब m1 प्लस m2, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए हो गया नीचे का m2g माइनस ऊपर है डायरेक्शन t का इसलिए माइनस t बस एक बार लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन बस एक तरफ हो रहा है, दो तरफ नहीं, पहले वाले प्रॉब्लम जैसा, प्लस f क्योंकि f उल्टा डायरेक्शन में है t से, तो m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू m2g माइनस m2g, t का वैल्यू है m2g प्लस m2g बाई 2, f का वैल्यू है, फिर कट कर दो, m1 प्लस m2 नीचे लेके आओ, ये है तुम लोगों का आंसर फॉर ए. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ आप लोग एक स्क्रीनशॉट लो उन सारे प्रॉब्लम्स का जो मैं चाहती हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो. अगर नहीं होता है, नहीं बनता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी. एक लाइव क्लास भी स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं 250 रुपीज़ पर पर्सन के साथ. आई गेस अगर आप वो सब लेंगे लाइव क्लास तो आप लोग को मैं लाइव पढ़ा पाऊंगी और आप लोग को जो भी डाउट्स है मैं लाइव क्लियर कर पाऊंगी, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ में डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है. सो न्यूमेरिकल्स का स्क्रीनशॉट लेने के लिए रुको, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप समझने का ट्राई करो. टेक अ स्क्रीनशॉट. ये एक और प्रॉब्लम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू.
समझने की कोशिश करो, इसको खुद सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, यू कैन ऑलवेज कम टू माई लाइव क्लास। मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, लेकिन उसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइव क्लास हुआ तो मैं डायरेक्टली एक एक बच्चे का डाउट एक एक बार में क्लियर कर सकती हूँ। ये है MCQs, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस MCQs। मैं चाहती हूँ आप ये 5 क्वेश्चंस भी लो, दैट इज टोटल 7 क्वेश्चंस। ऑल्सो आई थिंक ये चारों को छोड़ के मैंने सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स अब तक करा दिए हैं, तो आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई दिस 4 क्वेश्चंस। नहीं बनता है तो मुझे बोल सकते हो, नहीं तो फिर जो भी मैंने आज लाइव क्लासेस के लिए प्रपोजल दिया है, यू कैन थिंक अबाउट दैट। आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। कल हमारा पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले होंगे वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद विल डू सूडो फोर्स एंड देन विल डू फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। 4 टॉपिक्स हम कल करने वाले हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सेशन फॉर ऑलमोस्ट 1 hour। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।